हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। और मैं एक बार फिर से आपके सामने लेके आया हूँ बहुत बेहतर नोट्स। ये कई बुक का कंटेंट है जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और मैं आपको वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देता हूँ कि आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कौन कौन से टॉपिक होंगे जिनको हम लोग आज कवर करेंगे। तो याद रखिएगा, आज हमारा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि परासरण के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है, जिसमें आपका समपरासरी विलयन आएगा, अति परासरी विलयन आएगा और साथ में बेटा क्या होगा, निम्न परासरी विलयन भी आएगा। इसी के साथ में आपको राउल्ट का नियम पढ़ना है। आदर्श और अनादर्श विलयन के भी नोट्स हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग एक काम जरूर करिएगा, अगर आपको ये नोट्स पसंद आएंगे तो इसको बेटा शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि परासरण क्या होता है और परासरण दाब क्या होता है। यानी विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो क्या होती गति होती है, इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ये आप लोगों ने समझा। और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए क्रिया के विपरीत दिशा में लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। ये बात आप लोग यहाँ पर इतना समझ गए। ठीक है बेटा, चलिए अब यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा बेटा परासरण होता है, जो हमारा परासरण दाब होता है, ये कितने प्रकार का होता है। तो परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो आप देख रहे हैं परासरण दाब के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समपरासरी विलयन, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो कहा जाता है कि विलयनों का एक युग्म, यानी कम से कम 2 विलयनों का एक युग्म, 2 विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। प्रथम विलयन के लिए पाई बराबर C1 RT, समीकरण 1, और द्वितीय विलयन के लिए ध्यान से देखिए, द्वितीय विलयन के लिए पाई 2 बराबर CR2, जहां पर पाई क्या है, पहले विलयन का परासरण दाब है, और पाई 2 क्या है, दूसरे विलयन का परासरण दाब है। क्योंकि विलयन बेटा कैसा है, समपरासरी विलयन के लिए पाई 1 बराबर क्या हो जाएगा, पाई 2, और समीकरण 1 और 2 से जब इनके हम मान भरेंगे तो ये बेटा हो जाएगा C1 RT बराबर C2 RT, और RT RT कैंसिल आउट हो जाएगा तो C1 बराबर C2। तो हम ये कह सकते हैं किन्हीं 2 समपरासरी विलयनों की जो मोलर सांद्रता होती है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये इसी का कॉन्सेप्ट है। अभी आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर NB1, यहाँ पर ये बेटा क्या है, NB मोलों की संख्या, आयतन, मोलर सांद्रता को हम लोग लिख सकते हैं NB1/V, और C2 के लिए क्या हो जाएगा, NB2/V। यानी एकांक आयतन में विलय के मोलों की संख्या को ही क्या बोलते हैं बेटा, मोलरता, और मोलरता मोलर सांद्रता के बराबर होती है। इसलिए C1 बराबर इतना है, C2 बराबर इतना है। इन मानों को बेटा हम यहाँ पे रखेंगे तो ये मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से मोल बराबर होता है NB/MB, सॉरी WB/MB, WB/MB, ये आपको मिल गया। अगर आयतन क्या हो बेटा, बराबर हो, V1 बराबर V2 हो, तो उस कंडीशन में अगर हमारा बेटा आयतन क्या हो, V1 बराबर बेटा कैसा हो, V2 हो, तो उस कंडीशन में हमें WB1/MB1 बराबर WB2/MB2 मिल जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग बेटा यहाँ पर क्या करते हैं, परासरण दाब को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है बेटा, अब चलिए हमारे पास ध्यान से देखिए, अब हम लोग बेटा आगे पढ़ने वाले हैं, वो हमारे पास है अल्प परासरी विलयन। अल्प परासरी विलयन क्या होते हैं बेटा, देखिए बहुत अच्छा, हमने एकदम बहुत अच्छा लिखा है। यदि समान ताप पर 2 विलयनों में से एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब से बेटा क्या होता है, कम होता है, तो कम परासरण दाब वाले विलयन को अल्प परासरी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो अति परासरी विलयन बेटा किसको कहते हैं, यदि समान ताप पर 2 विलयनों में से एक विलयन
का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है तो अधिक परासरण दाब वाले विलयन को उच्च परासरी विलयन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया लिखा गया है। यदि दोनों विलयनों को पारगम्य झिल्ली से पृथक किया जाता है तो इसमें विलायक के अणुओं का प्रवाह अल्प परासरी विलयन से उच्च परासरी विलयन की ओर होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये आप लोग जल्दी से इसको ध्यान दीजिएगा और इसको आप नोट कर लेंगे और एक बेहतर नोट्स अपना बना लेंगे। अब हम लोग बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बेटा अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है राउल्ट्स लॉ, यानी राउल्ट का नियम। तो राउल्ट ने बहुत अच्छा नियम दिया था और हमने इसके थ्योरी क्लास में बताया है आपको कि वाष्प दाब क्या होता है। तो आप लोग वहाँ पर जाके वीडियो को देख लीजिएगा, वाष्प दाब क्या होता है और वहाँ पर वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्या होता है, ये सब बातें हमने आपको वहाँ पर बताई है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर नोट्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग सिर्फ नोट्स की बात करेंगे। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि निश्चित ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का मतलब बेटा घटक का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। माना किसी आदर्श विलयन में दो घटक क्रमशः ए और बी हैं। माना कि इस विलयन के ऊपर घटक ए का आंशिक दाब Pa तथा घटक बी का आंशिक दाब Pb है। विलयन में इन घटकों के मोल प्रभाज क्रमशः जीटा ए व जीटा बी हैं। शुद्ध अवस्था में द्रव अवयव ए व बी के वाष्प दाब क्रमशः P0 A और P0 B हैं। राउल्ट के नियमानुसार Pa समानुपाती जीटा ए या Pa समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो P0 A इंटू जीटा ए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया है। फिर इसी तरह से Pb समानुपाती जीटा बी या Pb P0 B इंटू जीटा बी, इसको समीकरण 2 माना गया। कुल जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो Pa प्लस Pb इन दोनों के कारण होगा। तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर हम लोग बेटा क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 व 2 से हम लोग बेटा यहाँ पर इसके मान को हमने पुट कर दिया, Pa का मान और Pb का मान यहाँ पे रख दिया और इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। मान लेते हैं यदि आदर्श विलयन में A व B के मोलों की संख्या क्रमशः Na और Nb हो तो उनके मोल प्रभाज बेटा क्या होंगे, तो ध्यान से देखिए उनके मोल प्रभाज क्या होंगे। एक गलती हो गई थोड़ा सा, उनके मोल प्रभाज निम्न होते हैं। तो आपको हमने इसका फार्मूला भी बताया था जब मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था आपको। तो क्या होंगे इसके फार्मूले बेटा, ध्यान से देखो। जीटा ए बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb तथा जीटा बी बराबर Nb अपॉन Na प्लस Nb। लेकिन आपको एक बात ये भी याद रखना है कि जीटा ए प्लस जीटा बी बराबर 1 होता है और इसलिए हमने जीटा बी का यहाँ से मान निकाला तो 1 माइनस जीटा ए हो गया। अब इस जीटा बी का मान हमने बेटा कहाँ रखा, समीकरण 3 में रखा। तो समीकरण 3 में जीटा बी का मान रखा तो क्या आया, P बराबर P0 A इंटू जीटा ए प्लस P0 B 1 माइनस जीटा ए। क्लियर है। अब इस P0 B का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P0 जो एज इट इज ये उतर आएगा तो P0 B माइनस P0 B इंटू जीटा ए, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा इन दोनों को, इसको और इसको हमने एक पास कर लिया क्योंकि यहाँ पे जीटा और जीटा ए कॉमन है तो इनको एक पास कर लिया, P0 B को इधर लिख दिया। ठीक है, तो अब P बराबर आ गया P0 A माइनस P0 अपॉन B, P0 B और ये जीटा ए कॉमन ले लिया, यहाँ भी है यहाँ भी, तो इसको बाहर निकाल दिया और P0 B। तो यही राउल्ट के वाष्प दाब का नियम है। अब यहाँ पर बेटा देखिए राउल्ट ने ये ग्राफ दिया था, इस ग्राफ को भी हम समझा देते हैं आपको। तो इधर बेटा ये आपका क्या है, वाष्प दाब है, ये बेटा क्या है आपका वाष्प दाब है और इधर भी बेटा आपका ये क्या है, ऊपर की तरफ वाष्प दाब है और ये घटक A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है और ये घटक B का वाष्प दाब है। लेकिन मान लीजिए पहले हमारे पास घटक A था, उसके सिर्फ उसमें मोल थे जिसमें हमने क्या कहा जीटा A, और राउल्ट ने यही बताया था कि किसी भी विलयन का बेटा जो वाष्प आंशिक
आंशिक वाष्प दाब होता है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अभी जीटा ए बेटा यहाँ पर था, जीटा ए के मोलों की संख्या 1 थी, तो उस समय पी नॉट ए यानी जो आंशिक जो शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर था, जो वाष्प दाब था, वो यहाँ पर था। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते गए, देखिए जीटा ए की वैल्यू धीरे धीरे कम पड़ती गई, वैसे वैसे क्या समानुपाती ना, वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बेटा क्या हो गया, घटता गया घटता गया। तो एक समय ऐसा आया कि जीटा ए की वैल्यू बेटा 0 हो गई, उस समय वेपर प्रेशर भी आकर के कहाँ पर, यहाँ पर रुक गया, तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया। तो इससे दूसरा इधर देखिए बेटा, यहाँ पर अभी हमारे पास ये जीटा भी 0 था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर जीटा भी बढ़ता गया, वैसे 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 वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाता है, तो यहाँ पे जीटा भी 1 हो जाता है। क्लियर है? तो इसके लिए इस लाइन के लिए जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू जीटा बी, और इस लाइन के लिए जो इक्वेशन बनी वो बेटा क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू जीटा ए, और इस लाइन के लिए यहाँ पर ये जो विलियन के लिए ये बेटा क्या है, विलियन का वेपर प्रेशर है, ये क्या है, विलियन का वेपर प्रेशर बराबर पी ए बराबर पी बी, मतलब घटक ए का वाष्प दाब प्लस घटक बी का वाष्प दाब, दोनों का वाष्प दाब मिला के हमें क्या मिलेगा, विलियन का वाष्प दाब मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये चित्र भी आपको बनाना है, अगर इसको बहुत अच्छे से समझना है तो आप लोग हमारे इसके थ्योरी वाली क्लास को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगला बेटा हमारा टॉपिक है जिसका नाम है आदर्श एवं अनादर्श विलयन, मतलब आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन बेटा क्या होते हैं, वे विलयन जो सांद्रताओं के संपूर्ण प्राश में सांद्रता कम हो या ज़्यादा राउल्ट के नियम का पालन करते हैं तथा इसके निर्माण के समय एंथैल्पी एवं आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अब ये आदर्श विलयन के बेटा गुण क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। इनका पहला गुण होता है कि राउल्ट के नियम का पालन करती। राउल्ट ने यही बताया था कि किसी घटक का जो आंशिक दाब होगा वो इसे के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो पी ए बराबर बेटा क्या हो जाएगा, जीटा ए इंटू पी नॉट ए, पी बी बराबर जीटा बी इंटू पी नॉट बी। इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, उससे कोई तकलीफ होने वाली है नहीं। दूसरा है इसका करेक्टर, दूसरा जो गुण है कि एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब आप जब आदर्श विलयन बनाएंगे, दो सॉल्यूशंस को आपस में मिलाएंगे या दो पदार्थों को आप आपस में मिलाएंगे, आदर्श विलयन जब आप बनाएंगे, विलयन के दो युग्म लेंगे, जब आप एक आदर्श विलयन बेटा बनाएंगे तो वहां पर ना तो किसी मतलब हीट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही किसी तरीके की हीट एब्जॉर्ब होगी, ना ही किसी तरीके के हीट का उत्सर्जन होगा। क्लियर है? तो डेल्टा एच मिक्सिंग यानी मिक्सिंग करने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अगला है बेटा आयतन में परिवर्तन नहीं होता, इसका भी ये गुण है, यानी आप दो सॉल्यूशंस को आपस में जब मिलाएंगे तो वहां पर उनके आयतन में ना तो वो आयतन बढ़ेगा ना ही उनका आयतन घटेगा, यानी मिक्सिंग करने पर जो इनका आयतन है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका कारण क्या है, यहाँ पर कारण भी बताए गए हैं, तो कारण समझिए इसका। सबसे पहले क्या है, घटकों के बीच जो आकर्षण बल होता है वही आकर्षण बल विलयन में होता है, इसलिए बनने वाला विलयन आदर्श विलयन होता है, इसलिए यह राउल्ट के नियम का पालन करती है और आयतन तथा एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है। इसके उदाहरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसके उदाहरण आप याद रखिएगा। देखिए बहुत बढ़िया है, नॉर्मल हेप्टेन प्लस नॉर्मल हेक्सेन का आप सोल्यूशन बनाएंगे, आदर्श विलयन होगा वो। बेंजीन प्लस टॉल्विन का आप विलयन बनाएंगे, वो भी आदर्श विलयन होगा। क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन का विलयन बनाएंगे तो वो भी आदर्श विलयन होगा। एथिल ब्रोमाइड एथिल आयोडाइड का आप विलयन बनाएंगे, वो भी आपका आदर्श विलयन होगा। मेथेनॉल और एथेनॉल का भी आप विलयन बनाएंगे तो वो भी बेटा क्या होगा, एक आदर्श विलयन होगा। ठीक है, इतनी प्यारी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि वो भी हमारा बेटा क्या होगा, एक आदर्श विलयन ही होगा। क्लियर है? वो भी बेटा क्या होगा, आदर्श विलयन होगा। ठीक है, आदर्श विलयन को बेटा पढ़ने के बाद अब हमको पढ़ना है अनादर्श विलयन। कौन सा विलयन, अनादर्श विलयन।
तो ये तो बेटा जस्ट आदर्श विलयन का उल्टा होगा, यानी एक तीर से आप लोग दो निशाने लगा सकते हैं कि आप एक काम करिए, आप आदर्श विलयन को तैयार कर लीजिए, उसके बाद उसी का जस्ट जो उल्टा हो उसमें अनादर्श विलयन को उस तरह से लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, क्या परिभाषा लिखी हुई है, ध्यान से देखो। वे विलयन जो सांद्रताओं के संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती हैं तथा इनके निर्माण के समय आयतन तथा एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, जबकि आदर्श विलयन में आयतन और एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता था, जबकि यहाँ पर अनादर्श विलयन में आयतन और एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। क्लियर बेटा, आयतन और एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। इसका गुण देखो क्या है, राउल्ट के नियम, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती है। तो देखिए PA डज नॉट इक्वल टू P नॉट इंटू जीटा ए, जबकि राउल्ट के नियम में ये इसके बराबर होता तो नहीं आ रहा है। PB डज नॉट इक्वल टू P नॉट B इंटू जीटा बी, ये आप लिख लीजिएगा। अगला देखिए नंबर 2, इंथैल्पी में परिवर्तन होता है, या तो हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, या तो आप हीट क्या होगी, उत्सर्जित होगी, है ना, मतलब हीट में परिवर्तन होगा, एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, आयतन में भी परिवर्तन होगा। आयतन में परिवर्तन होता है अनादर्श विलयन में, क्यों, क्योंकि या तो आयतन घटेगा या आयतन बढ़ेगा। अब ये बेटा जो अनादर्श विलयन होते हैं, ये अनादर्श विलयनों को दो श्रेणी में बांटा गया, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, देख लीजिए क्या लिखा है। इस प्रकार के विचलन में विलयन के प्रत्येक अवयव A व B का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा निर्धारित किए गए वाष्प दाब की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। तो धनात्मक वाले में बेटा क्या होता है, अधिक होता है। कारण क्या है, कारण ये है कि A घटक व B घटक आकर्षण बल AB आकर्षण बल की अपेक्षा बेटा क्या होता है, प्रबल होता है। ठीक है, तो धनात्मक विचलन के लिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि धनात्मक विचलन के लिए नंबर 1 बेटा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा कि ध्यान से बेटा देखिए, धनात्मक विचलन के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा सही करना होगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। आपको सही ये करना है कि ये जो बेटा है ये ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा ये एक्चुअल में बेटा ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है बेटा, चलिए अब बेटा यहाँ पे देखिए ध्यान से, दूसरा देखिए, धनात्मक विचलन में जो एंथैल्पी मिक्सिंग में एंथैल्पी परिवर्तन है वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, यानी हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यही देखो मैंने लिख भी रखा है कि विलयन बनाते समय ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा, है ना, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी हमें सोल्यूशन बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा डेल्टा V मिक्सिंग में क्या है, पॉजिटिव। विलयन का आयतन मिश्रित किए गए अवयवी द्रवों के आयतन के योग से अधिक होता है। तो एक ग्राफ बनाया गया है, तो ये आप जो लाइनें देख रहे हैं बेटा, ये लाइनें सब क्या हैं, ये तो राउल्ट के नियमानुसार हैं, लेकिन यहाँ पर देखो ये लाइन ऊपर की तरफ उठ गई, ये लाइन ऊपर की तरफ उठ गई, ये लाइन ऊपर की तरफ उठ गई, यानी धनात्मक विचलन यहाँ पर हो रहा है। और इसके उदाहरण याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उदाहरण है, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन, जल तथा एल्कोहल, ईथर प्लस एसीटोन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एसीटोन, CCl4 प्लस मेथेनॉल और जल प्लस मेथेनॉल। ये बेटा इसके क्या होंगे, सॉल्यूशंस, यानी ये इसके एग्जाम्पल हैं, इसको याद रखना। अभी देखिए ऋणात्मक विचलन वाला है, आपको हमने यहाँ पे सिर्फ उदाहरण लिख दिए हैं और इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए एक बार। हमने यहाँ पर सिर्फ इसके उदाहरण लिखे हैं और इसको आपको स्वयं पढ़ना है। ग्राफ के बारे में हमने आपको बताया कि आपको अगर यहाँ से आप नोट्स तैयार कर लीजिए, आपको थ्योरी की क्लास अगर इसकी समझनी है, इसको बहुत अच्छे से समझना है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप वहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन थ्योरी, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, वाइस वर्सा का मतलब यहाँ पर क्या है, जो आपने धनात्मक में लिखा था वो यहाँ पर अब आपको ऋणात्मक में लिखना होगा, जस्ट उसी का उल्टा। वाइस वर्सा का मतलब होता है विपरीतता से, उसके विपरीत लिखना है। जो चीज़ें वहाँ पर लिखी थी उसका यहाँ पर इसकी परिभाषा में आपको उसका विपरीत लिखना, तो वाइस वर्सा का मतलब होता है जस्ट उसी का अपोजिट। ठीक है, तो आप लिख लेंगे।
और यहाँ पर इसके उदाहरण मैंने लिख दिए, ग्राफ मैंने इसको बता दिया। देखिए धनात्मक विचलन में ऊपर की तरफ गया था, ऋणात्मक विचलन में नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है बेटा, तो इसका उदाहरण है एसीटोन प्लस एनिलीन। नंबर 2, क्लोरोफॉर्म और ईथर को मिलाओगे तब भी आपका ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन बनेगा। जल प्लस HCl है, जल प्लस HNO3 है, क्लोरोफॉर्म बेंजीन है आपका, और क्लोरोफॉर्म एसीटोन है। तो ये बहुत सारे आपके बेटा क्या है, उदाहरण है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर राउल्ट के नियम, आदर्श और अनादर्श विलयन, इन सब का आपको नोट्स बेटा तैयार कर लेना है। और पीछे हम लोग अणुसंख्यक गुणधर्म का नोट्स दे चुके हैं, यानी कि अगली क्लास में लगभग ये चैप्टर हमारा बेटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, नोट्स हमारे तैयार हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।